हेलो हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है क्या यानी CHO है क्या, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सारा वर्गीकरण हमने देखा। अब हम देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका पाचन, अवशोषण और चयापचय कैसे होता है। ठीक है, यानी डाइजेशन और एब्जॉर्बेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये कैसे होता है तो ये हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाचन। ठीक है, पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। तो सब कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा है। ठीक है, और ये सबसे पहले इसका जो स्टार्ट होता है ये यहीं मुंह से शुरू हो जाता है। तो अगर ये कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है या फिर स्टार्च का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो हमें बताना है मुंह से। ठीक है, मुंह से शुरू हो जाता है स्टार्च का पाचन। ठीक है, मुंह में हमारे लार के माध्यम से टाइलिन प्राप्त होता है। ठीक है, टाइलिन जो है लार में टाइलिन का निर्माण होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में अहम भूमिका निभाता है। तो जो स्टार्च है वो यही लार से मिल जाता है हमें। तो लार जो है एक मेन भूमिका निभाता है। इसलिए अगर हम बोले पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, फिर वो कार्बोहाइड्रेट आमाशय में आता है। ठीक है, आमाशय में आता है। आमाशय से हमें मिलता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या मिलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ से मिलता है, जो कि उस पर कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट पे, और वो छोटी आंत में आकर यहाँ पे वो उसका पाचन हो जाता है। फिर जो बचता है वो छोटी आंत में होता है। तो इसका जो और पाचन है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। इसका जो पाचन है जब छोटी आंत, यहाँ पे HCl में मिलके ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज में बदल जाता है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पर? अमाशय से मिलने के बाद जब छोटी आंत में आता है तो उसके पहले ये सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज में बदल जाता है। तो ठीक किस किस में बदलता है? सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ये तीनों क्या है? सुक्रोज, माल्टोज और ये लैक्टोज, ये डाइसैकेराइड है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट के दो अणु हैं। जब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हमने बताया था हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के बाद वो जो है टूटते हुए पहले डाई में बनते हैं, फिर मोनो में बन जाते हैं। तो जब ये सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के रूप में छोटी आंत में आता है तो इसमें 3 एंजाइम काम करते हैं। कौन कौन से? सुक्रोज के लिए सुक्रेज, माल्टोज के लिए माल्टेज, ये नाम मिलते जुलते हैं तो आपको तैयार करने में दिक्कत नहीं होगी, और लैक्टोज के लिए लैक्टेज। ठीक है, ये पाचन का चल रहा है अभी। ठीक है, पाचन कैसे होता है? तो पाचन में हमें 3 वर्ड याद रखना है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज पे कौन सा एंजाइम काम करता है? सुक्रेज। माल्टोज पे माल्टेज, लैक्टोज पे लैक्टेज। जब ये एंजाइम काम करते हैं तो ये टूटते भी है ना, ये टूटेंगे तो सुक्रोज किस में टूटेगा? मोनोसैकेराइड के जो थे जिससे ये सुक्रोज बन रहा था, किससे बन रहा था? मोनोसैकेराइड में सुक्रोज किससे बन रहा था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बन रहा था ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बन रहा था ना सुक्रोज। तो इसी में टूट जाएगा पाचन की स्थिति में। ठीक है, और जो माल्टोज है इस पर जब माल्टेज की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? माल्टोज काहे में टूटेगा? ये चीज जिससे बन मिला था, तो ये ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना था। कौन कौन से? ग्लूकोज का एक अणु, फिर ग्लूकोज का एक अणु। तो यहाँ ये भी टूटेगा किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, और लैक्टोज किस किस से मिलके बना था? लैक्टोज मिलके बना था ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मतलब जो मोनोसैकेराइड है उसके ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर लैक्टोज बना था ना। तो जब उसके पाचन में फिर से लैक्टेज से अभिक्रिया कराई जाएगी, अभिक्रिया होगी, तो ये किससे बनेगा? टूटेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे आके कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में वो पूरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पूरा पाचन हो जाता है और इसका अवशोषण भी हो जाता है। छोटी आंत में आके
बड़ी आंत में आके वहाँ पे सिर्फ बड़ी आंत के रसांकुरों द्वारा वहाँ पे जल अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत तक ये सारा प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज पे सुक्रेज से अभिक्रिया हुई, वो बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज पे माल्टेज से बनी, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में पट टूट गया, और लैक्टोज में लैक्टेज से प्रोसेस किया गया, ये टूटा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। इतना क्लियर हुआ। फिर हमने पढ़ा था जो कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड में आता है सेल्यूलोज और पैक्टिन। सेल्यूलोज और पैक्टिन पढ़ा था ना सबसे लास्ट में, पॉलीसेकेराइड में आया था। तो वो तो पचता नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारे छोटी आंत से होता हुआ यहाँ पे बड़ी आंत में आता, यहाँ मला से छोटी आंत में आता है, फिर बड़ी आंत में आके इधर से यहाँ से आके ऐसे यहाँ मलाशय में कलेक्ट होता है, फिर गुदा के द्वारा निकल जाता है। ठीक है, इतना समझ में। यानी रेक्टम, ये बड़ी आंत के सारे वो हैं, ये छोटी आंत है। ठीक है, ये मैंने जब पाचन तंत्र पढ़ाया तो पूरा अच्छे से बताया है। ये छोटी आंत है, अमाशय के बाद यहाँ शुरू हो जाती है छोटी आंत, और बड़ी आंत कहाँ, यहाँ। जब छोटी आंत खत्म होती है तो यहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है। ठीक है, जहाँ पे ये जुड़ती है ना छोटी आंत से, यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स। यहाँ पे कभी कभी खाना चला जाता है तो यहाँ पे सड़न भी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ना लोगों को अपेंडिक्स हो गया है। ठीक है, तो वो यही प्रोसेस होता है, यहाँ पे अपेंडिक्स हो जाता है लोगों के, जब कभी खाना यहाँ पे रह जाता। पहले ये अच्छे से काम करता था, जब मानव पहले के युग में हरी पत्तियों को खाता था, घास को भी खाता था, बिना पके हुए भोजन को खाता था, तब ये अपेंडिक्स कार्य करता था। हम लोग पढ़ते हैं ना कि बहुत सारे अंग ऐसे हैं जो कि कार्य ना होने पर अब हमारे शरीर से विलुप्त हो गए हैं। तो अब सेल्यूलोज, अब हम लोग पका के खाने लगे तो ये अपेंडिक्स का यूज कम हो गया है। तो वो क्या, सेल्यूलोज तो हमारे शरीर में पचता नहीं है, और ना ही पैक्टिन पचता। और हमने एक मोनो में और बताया था मैनोज, मैनोज भी नहीं पचता। तो ये सारा पूरा यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। पाचन क्लियर हुआ ना। मुंह से इसका पाचन शुरू हो जाता है, और इसका पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत पे। इतना ध्यान रखना है। और सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज पे कौन कौन से एंजाइम से प्रक्रिया होती है, ये हमें देखना है। सुक्रेज, माल्टोज, ये याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है सुक्रोज किस में टूटता है, माल्टोज किस में टूटता है, और लैक्टोज किस में टूटता है। तो इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब हमने पाचन तो पढ़ लिया उसका। ठीक है, अब अवशोषण कैसे होता है। अवशोषण जब पच जाता है उसके बाद यहाँ रसांकुरों द्वारा अवशोषित करके वो ब्लड में मिला दिया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में। ये जब ये टूटता है ना ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रूप में, तो ये जाके हमारे ब्लड में मिल जाता है। फिर उसके बाद उसका जो प्रोसेस होता है ना अवशोषण, ये ब्लड में घूमता रहता है, फिर यहाँ आता है, ये है यकृत, ये यकृत है। ठीक है, ये और ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये पित्त की थैली है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पित्त कहाँ स्टोर होता है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है पित्त बनता कहाँ है। तो उसमें एक ऑप्शन जरूर देते हैं, पित्त की थैली। अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं होगा सही से, उसको क्लियर नहीं होगा, तो वो पित्त की थैली पे ही टिक कर देता है कि जो पित्त है वो कहाँ बनता है, पित्त की थैली में। पर ऐसा नहीं है, पित्त जो है वो यकृत में बनता है। ठीक है, ये है यकृत, यकृत यानी लीवर। ठीक है, ये यकृत है यानी कि लीवर, इसी में पित्त बनता है। यहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस होता है, ये हमारे शरीर पे एक तरीके से फैक्ट्री का कार्य करता है यकृत। यहाँ पे ग्लूकोज भी बनता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन भी होता है, फिर जरूरत होने पर ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पित्त भी बनता है, पित्त यहाँ बनकर इस यहाँ पे स्टोर होता है और पाचन के लिए। ठीक है, यहाँ पे यकृत में बनता है और पित्त की थैली में स्टोर रहता है। जब भी जरूरत होती है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है, यहाँ से पित्त आता है, वो जाके भोजन में मिल जाता है और भोजन को पचने में उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्लियर हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है। अब हम देखेंगे अवशोषण। अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, और जो उससे भी बचा हुआ होता है ना, यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट पूरा अवशोषित हो जाता है छोटी आंत में, और बड़ी आंत में तो सिर्फ जल का अवशोषण होता है पूरे भोजन के। ठीक है, तो अवशोषण के बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे चयापचय। चयापचय, पाचन देख लिया और अवशोषण देख लिया।
और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन अलग चीज होती है, चयापचय अलग चीज होती है। पाचन मतलब भोजन का टूट टूट कर वो विभक्त होना और सबसे छोटे कण में विभक्त हो जाना, ठीक है, सबसे छोटी इकाई में हो जाना, तो वो पाचन आता है। और चयापचय में होता है कि जब वहाँ पर सारा प्रोसेस हो जाने के बाद जो मटेरियल बचता है ब्लड में जाता है, उसका क्या होता है, वो चयापचय होता है, ठीक है। तो चयापचय देखेंगे, चयापचय में आपको इतने वर्ड याद रखने, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, क्रेब्स चक्र और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट सल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या होता है, तो ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर था, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक से समझेंगे जो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, तो लाइसिस कहाँ है, यहाँ पे लाइसिस है और यहाँ पे लाइसिस होता है। जिनेसिस का मतलब होता है जुड़ना, तो हमें समझ के रखना है लाइसिस मतलब टूटना। हम लोग हाइड्रोलाइसिस पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस, तो टूटना। और अगर आप जिनेसिस पढ़िए, जिनेसिस, जिनेसिस मतलब जुड़ना, जुड़ना। अगर इतना आप क्लियर कर लेंगे तो वैसे भी आधा समझ में आ जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, जो हमारे शरीर में अंतिम रूप से ग्लूकोज बनता है ना, उसका पायरुविक अम्ल में परिवर्तन कर देता है। जब पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। लाइसिस मतलब ग्लूकोज का भी टूटना, ग्लूकोज का सबसे लास्ट टूटना, पायरुविक अम्ल में टूटना, ठीक है, पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाना, ये जाके माइटोकॉन्ड्रिया में फिर जाके एटीपी बनाता है। ये बहुत आगे फिर से पढ़ेंगे, तो अभी बस इतना देखिए, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन। ग्लाइकोजिनेसिस क्या होता है, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है ना, हमने बताया था जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है वो क्या होता है, शरीर में रक्त में मिलता रहता है। जितनी मात्रा रक्त को आवश्यकता होती ग्लूकोज को, हमारे शरीर में ग्लूकोज की जितनी मात्रा आवश्यकता होती है, उससे जो बचता है उसको यकृत क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, क्या करता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। और ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, इंसुलिन। कौन जिम्मेदार होता है, लिखते हैं, इंसुलिन। अब इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि अग्न्याशय से निकलती है। और अग्न्याशय कहाँ है, यहाँ पे है, ऐसे शहतूत की तरह, इसकी ऐसे इस पे डॉट है, ठीक है, शहतूत की तरह। ये इसमें अल्फा बीटा गामा कई कोशिकाएं होती हैं, जिसमें से जो इंसुलिन है ना वो बीटा कोशिका से निकलती है, ठीक है, बीटा से यहाँ पे, हाँ अभी बता दे रहे हैं, यहाँ अग्न्याशय होता है हम लोगों की, और इस अग्न्याशय में 3 कोशिकाएं हैं, कौन सी, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, गामा। अल्फा से ग्लूकेगान निकलता है, ग्लूकेगान, और बीटा से इंसुलिन। तो जो ये इंसुलिन है ना, इंसुलिन ये जो है ये यहाँ पे ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने के लिए सहायक होती है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। फिर क्या होता है, ये इंसुलिन की मात्रा जब हमारे शरीर में बनना बंद हो जाती है या कम बनती है, तो ग्लूकोज का सही से प्रयोग नहीं हो पाता है, उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन नहीं हो पाता है, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो अब आप यहाँ देखना, यहाँ पे जिनो भी वर्ड, जिनेसिस वाला वर्ड का जिने भी यूज है और लाइसिस भी, ठीक है। तो इसमें दो प्रक्रिया होती, कौन कौन सी होती है, ग्लूकोजन है ये टूटता है, ठीक है, ये टूटता है। ये क्यों टूटता है, क्योंकि ये ग्लूकोज से ही तो ग्लाइकोजन बना था, ग्लूकोज से ही तो ग्लाइकोजन बना था, तो ये ग्लाइकोजन टूटता है और बनता क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जुड़ रहा है, ठीक है, मतलब बन रहा है या जुड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहा है, तो जिनो भी वर्ड आ रहा है और लाइसिस भी आ रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन बना बनाया है, ये टूट रहा है और ग्लूकोज में परिवर्तित हो रहा है। तो इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख, ग्लाइकोनियोजिनेसिस, ठीक है, ये नई चीज है। इसमें क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल ये प्रोटीन की इकाई है, ठीक है, जो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिल रही है।
जो प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिली है और जो वसा के थ्रू हमें ऊर्जा मिली है उसका निर्माण ग्लूकोज में करता है। ठीक है, कौन सा? ग्लूकोनियोजिनेसिस। नियो मतलब नया। याद करने के लिए मैं ये ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ग्लूकोनियो मतलब कार्बोहाइड्रेट से हटके अमीनो अम्ल यानी प्रोटीन की इकाई और वसा का जो ग्लूकोज में जब निर्माण होता है वो प्रोसेस है ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, अब नीचे देखते हैं क्रेब्स चक्र क्या है। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र वो होता है जब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया हो जाती है और पायरुविक अम्ल बन जाता है। अम्ल बनने के बाद कहाँ जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, उसका ऑक्सीकरण होता है, वो प्रोसेस क्रेब्स चक्र कहलाता है। ठीक है, पायरुविक अम्ल का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो प्रोसेस क्रेब्स चक्र कहलाता है। पायरुविक अम्ल क्या है? ग्लूकोज के टूटने के बाद बनता है। ठीक है, ग्लूकोज का परिवर्तन होता है पायरुविक अम्ल में। तो क्रेब्स चक्र में क्या होता है? जो पायरुविक अम्ल बनता है ना यहाँ पे, इसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट संट। ये है क्या? ये ग्लाइकोलाइसिस का ही एक वैकल्पिक रूप है। मतलब जैसे ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना, वह वही प्रोसेस इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ ग्लूकोज को परिवर्तित हो रहा है पायरुविक अम्ल में, यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है। बात वही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का वैकल्पिक है। जब ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण होता है तो उससे क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे शरीर से वेस्टेज के रूप में निकलता है, ऊर्जा और पानी। ठीक है, इतना सारा बनता है मोनोफॉस्फेट संट में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। तो हम फिर से देखेंगे पाचन, अवशोषण और चयापचय। पाचन, अवशोषण और चयापचय। तो पाचन मतलब डाइजेशन, अवशोषण मतलब एब्जॉर्बेशन, चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स।